इतना सारा अध्ययन करने के बाद आपके मन में काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे होंगे और उसी में से एक प्रश्न होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे या जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, उनकी सामाजिक जो विभिन्नता है वो कैसी थी, किस टाइप के थे। क्या वर्तमान समाज के अंदर हम जब देखते हैं कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, जो आदि का जो विशिष्ट वर्ग, सामान्य लोग है, ऐसा कुछ जो सामाजिक रूप से वर्गीकरण दिखाई देता, ऐसा क्या पहले भी था? क्योंकि देखो, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से ही ऐसा कहीं ना कहीं मानव के अंदर हर समय के अंदर, अगर एक पाषाण काल को छोड़ दें तो उसके बाद के समय में जब से मानव थोड़ा विकसित होकर रहने लगा है तब से ऐसी सामाजिक विभिन्नताएं हैं। वर्तमान समय के अंदर तो हम इन सामाजिक जो विभिन्नताओं की जो किस तरीके से देख लेते हैं, जैसे बाहरी किसी व्यक्ति के पास में कैसा मकान है, कैसी गाड़ियां हैं, किस तरीके की चीज़ें वो प्रयोग में कहता, कैसा उसका रहन सहन है, कैसा उसका पहनावा है, इन सब से देख करके उसकी सामाजिक जो स्तर है उस स्तर का हम पता कर लेते हैं। लेकिन उस प्राचीन समय में तो ऐसा नहीं था। तो उसके लिए हम दो बातें देखेंगे, तो इस जिससे हम उस समय की सामाजिक विभिन्नताओं का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो उसमें एक तो थी समाधान की पद्धति और दूसरा थी विलासिता की वस्तुओं की खोज। इन दोनों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी लोगों के अंदर जो सामाजिक विभेद पाया जाता था। देखो, समाधान भी अलग अलग टाइप का होता था। समाधान का मैं आपको मतलब तो थोड़ा आगे चल करके दिखाऊंगा जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे जो शिल्प उत्पादन के विषय में उनको कितनी जानकारी थी। तो जो शिल्प उत्पादन है कैसा होता था उसके अंदर हम देखेंगे, और शिल्प उत्पादन के जो केंद्र है उन केंद्रों की भी हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। इसके अलावा हम जब शिल्प उत्पादन होंगे, उनके केंद्र होंगे, तो शिल्प उत्पादन के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो कच्चा माल प्राप्त कहाँ से वो करते थे, उस कच्चा माल प्राप्त करने से संबंधित जो हड़प्पा लोगों की क्या नीतियाँ थी, उन नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम भारतीय उपमहाद्वीप तथा उससे आगे से आने वाले माल यानी आयात कहाँ कहाँ से होता था, भारतीय उपमहाद्वीप से कौन सी वस्तुओं का आयात होता था और विदेशों से, अन्य देशों से कौन सी वस्तुओं का आयात होता था, और उसका सुदूर क्षेत्रों से क्या संपर्क था, जो किसके लिए, व्यापार विनिमय के लिए, यानी व्यापार किस तरीके से वो करते थे, उन सारी बातों का डिटेल से आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का ये पार्ट बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है मेरा पार्ट, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपको पूरी तरीके से समझाने का काम करता हूँ। क्योंकि देखो, इतिहास है, इतिहास से रटा नहीं जाता, इतिहास को समझा जाता है। और अब जब आप समझ जाओगे इतिहास को तो फिर हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। और मेरे ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये केवल कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, इसके साथ यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ से डिटेल से जानते हैं। पुरातत्वविद ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच में सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थी, यानी सामाजिक स्थिरीकरण। आज भी हम देखते हैं कि जैसे लोगों के अंदर सामाजिक ऊंच नीच की जो भावना है, वो चाहे सामाजिक हैसियत के कारण हो या अमीरी गरीबी के कारण हो या अन्य किसी स्थिति के कारण, ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हो और इस स्थिति से आप परिचित होंगे। आर्थिक ये पैसों से लेकर है, किससे, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आज देखते हो उसकी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा मान सम्मान करते हैं, समाज के अंदर भी उसका स्तर ऊंचा है, वो कुछ गलतियां भी करते हैं तो माफ़ कर देते हैं। और जबकि गरीब व्यक्ति होता तो उसको पता ही आप। और वर्तमान कोरोना काल के अंदर आर्थिक विभिन्नताओं को तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके लिए सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक है समाधानों का अध्ययन। अब देखो समाधान क्या है, इसको देखेंगे। तो वैसे तो हम समाधान का सिंपल समझे तो ये पत्थर का ताबूत या जो सब पेटिका होती है उसको, लेकिन हम डिटेल से देखेंगे। सब का हम संधि विच्छेद करेंगे, सब धन आधान होगा। क्या होगा, सब धन धान शब्द होगा या धान। तो देखो, सब का तो मतलब लाश होता है या मृत शरीर कह सकते हैं। और जबकि जो धान शब्द है, मैं यहाँ पूरा दोबारा लिख देता हूँ, इसका संधि विच्छेद करेंगे, सब प्लस धान या सब धन धान। ठीक है, तो सब का तो मतलब होता है मृत शरीर या जिसको वर्तमान में हम लाश कहते हैं। अब धान का मतलब क्या होता है, धान का ये अर्थ होता है कि मृत शरीर के लिए जो किया गया अंतिम कार्यक्रम। ठीक है, यानी जिससे हम कह सकते हैं अंत्येष्टि संस्कार। जो अंत्येष्टि संस्कार करते तो वही क्या है, समाधान है। तो आशा करता हूँ आप इसको पूरी डिटेल से समझ गए होंगे।
आप संवत मिस्र के पिरामिडों जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, मतलब एक ही जैसे समय का टाइम पीरियड था, तो उस समय के समकालीन थे। तो उन पिरामिडों से हमें क्या मिला, उन पिरामिडों में से हमें क्या मिली है जिसे हम मम्मी कहते हैं, यानी जो उनकी वहाँ के जो लोग थे उन लोगों की हमें कुछ शव मिले हैं। उनके क्या मिले, शव मिले, जिन्हें एक विशेष विधि से उनके ऊपर किसी जो लेप किया गया, कोई भी धातु, सॉरी अपने धातु नहीं, अपने कोई भी जड़ी बूटियां वगैरह ऐसी कुछ होगी, उसका उस जो शव के ऊपर यानी लाश के ऊपर लेप करके फिर लीलन के कपड़े से उसको पूरा कस करके बांध करके फिर कब्र के अंदर उसको दबा करके सुरक्षित रखा गया। और इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे, मतलब राजतंत्र से संबंधित थे, राजा या उनके परिवार के सदस्यों के थे, और जहाँ हमें बहुत बड़ी मात्रा में धन सब। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि जिन शवों के साथ में मिस्र में बड़ी जो मतलब ज़्यादा मूल्यवान वस्तुएं नहीं मिली है, तो उससे तो हम पता चल जाता था वो सामाजिक स्तर में निम्न स्थिति वाले व्यक्ति रहे होंगे, जैसे श्रमिक वगैरह, मजदूर वगैरह, इस टाइप के व्यक्ति रहे होंगे। और जिन लोगों से बड़ी मात्रा में धन संपदा हमें प्राप्त हुई है, तो उनको हम क्या कहेंगे कि वो किसी राजकीय परिवार से संबंधित रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति की तो पहचान हमें कहाँ से हो जाती है, मिस्र में तो हो जाती है, लेकिन हड़प्पा में तो इसका उल्टा है। हड़प्पा स्थलों से मिले स्वादानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके कब्र में दबा, जैसे वर्तमान में कब्र बनाते हैं तब भी क्या करते हैं, जमीन के अंदर खड्डा बनाकर करते, जबकि मिस्र में तो ऐसा पिरामिडों में रखा गया। कभी कभी स्वादान गर्त की बनावट, अब देखो इस गर्त के आधार पर हम सामाजिक विभेदीकरण किसके आधार पर करेंगे, जो स्वादान के लिए जो गर्त यानी गड्ढे बनाए उनकी बनावट को देख करके, उनकी बनावट से ही हमें पता चल जाएगा कि उस समय के अंदर लोगों में सामाजिक विभेद था, कौन उच्च वर्ग का रहा होगा जिसका सामाजिक स्तर ऊंचा होगा, कौन से व्यक्ति का सामाजिक स्तर नीचा होगा। इसका हमें जानकारी मिलती, कैसे मिलती ये देखते हैं। एक दूसरे से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर ग्रत सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई, जैसे आज भी देखते हो, आज कब्रों को आप देखोगे ना, तो कई जैसे सामान्य व्यक्ति होगा तो वो सीधा मिट्टी में खड्डा खोद करके उसमें अंदर अपने शव को रख करके ऊपर मिट्टी डाल देगा। कई लोग क्या होते हैं थोड़ा ठीक ठाक, तो वो ईंटों से बना देते हैं, और कई अच्छे पैसे वाले होते तो आप देखते हो उसके ऊपर संगमरमर, कई तरीके के मूल्यवान पत्थर वगैरह लगा करके ऊपर अन्य कई प्रकार की आकर्षक बनावट बनाते। तो ऐसा विभाजन उसी समय था, क्योंकि उस समय तो कोई ऐसा लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं, और नहीं ऐसा कोई आर्थिक स्तर पर या सामाजिक विभेद जानने का कोई माध्यम था। तो यही एक माध्यम था जिससे हम क्या कर सकते थे, उसका सामाजिक जो विभिन्नताएं थी उन विभिन्नताओं का हम पता कर सकते हैं। क्या ये विविधताएं सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती, तो हाँ बिल्कुल करती है, लेकिन ये कहना कठिन है क्योंकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम वर्तमान परिस्थितियों के साथ में वर्तमान में ऐसी जैसे इन कब्रों को हम देखते हैं तो उसके आधार पर तुलना कर सकते हैं। तो इसके लिए आप वर्तमान में किसी भी कब्रिस्तान का अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको बनी का जो कब्रें हैं उनकी बनावट से ही आपको लग जाएगा कि ये क्या है, सामाजिक विभिन्नताओं के अंदर ही उन कब्रों की बनावट में अंतर है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे गर्त मिले जिनकी सतह पर ईंटों से चिनाई करके बनाई गई, मतलब वो कोई व्यक्ति क्या रहा होगा, समृद्ध व्यक्ति रहा होगा या सामाजिक स्तर उसका उच्च होगा। तो इससे हम थोड़ा कह सकते हैं, कहना कठिन है लेकिन फिर भी अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा सामाजिक विभाजन उस समय भी रहा होगा। कुछ कब्रों में मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन और आभूषण यानी गहने मिले। ये सारे गहने भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, वो सारे मैं एक साथ ही आपको दिखाऊंगा, जो संवत एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जाता था। अब देखो यहाँ इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो अंत्येष्टि संस्कार या स्वादान की 3 पद्धतियां हमें देखने को मिलती है। आमतौर पर 2 है, लेकिन कालीबंगा है वहाँ 3 तरीके की पद्धतियां हमें देखने को मिलती है। जैसे एक तो होती है पूर्ण समाधिकरण, है ना, जो सर्वाधिक रूप से क्या थी, प्रचलित थी। एक होता था आंशिक समाधिकरण और एक होता था दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण के अंदर मतलब क्या था, लाश को पूरा जैसे व्यक्ति मृत्यु डेथ को प्राप्त हुआ उसको दबा दिया जाता। आंशिक में मतलब पहले कुछ समय के लिए लाश को बाहर रखा जाता था, यानी पशु पक्षी वगैरह कुछ खा लेते, फिर उसकी हड्डियाँ वगैरह जो भी थी इकट्ठा करके उसको दबा दिया जाता। और दाह संस्कार मतलब जलाना। तो ये 3 तरीके की विद्या हमें कालीबंगा से देखने को मिली है, बाकी जगह से हमें 2 तरीके की ही मिली है। अब इन स्वादानों में कुछ जगहों पर विशिष्ट है, जैसे हम देखते हैं हड़प्पा से हमें आंशिक स्वादान के साक्ष्य मिले हैं।
जबकि जो मोहनजोदड़ो, वैसे वहाँ से कोई कब्रिस्तान हमें नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वहाँ कलश समाधान के ऐसे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। जबकि कालीबंगा में प्रतीकात्मक समाधान होता था, और हड़प्पा से तो एक विदेशी की कोई ऐसी, जिसको विदेशी व्यक्ति का एक जो उसके शव को समाधान है उसको विदेशी व्यक्ति का बताया जाता है, तो वहाँ पर विदेशी भी संबंधित हो सकते हैं। और जैसे रोपड़ हम देखेंगे तो वहाँ मालिक के साथ साथ कुत्ता भी मिला है। तो इनसे मृत्यु उपरांत का प्रयोग का मतलब है लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे। यहाँ कई तरीके के हम मत निकाल सकते हैं, तो उसमें से मैं हर मत का आपको करूँगा। यानी जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते होंगे और कहते होंगे कि जैसे मिस्र में भी हम देखते हैं कि मिस्र के अंदर भी ऐसी चीज़ें क्यों रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो आत्मा क्या करती है, कुछ समय बाद वापस उस जो मम्मी को, वो शव को इसलिए सुरक्षित रखते उसमें आती है और निवास करती है, तो उसके आवश्यक के लिए उन वस्तुओं का क्या करती होगी, प्रयोग करती होगी। तो एक तो पुनर्जन्म में ये विश्वास हो गया लोगों का, इसलिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसके साथ यानी शव के साथ में आभूषण, अस्त्र शस्त्र, पात्र आदि रख दिए जाते। क्यों? क्योंकि पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से हमें क्या मिले, आभूषण। तो इससे तो ये सिद्ध हो गया कि यह सामाजिक भेदभाव नहीं, लिंग आधारित भेदभाव नहीं था, महिलाओं और पुरुषों के दोनों की शवों से मिले, तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था। अब दूसरा मैं आपको एक ये भी हो सकता सब रखने का, जैसे इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप न्यायपालिका के अंदर जाते हो तो न्यायाधीश जब भी किसी को सज़ा सुनाता है तो अंत में उस पेन को तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? क्योंकि दूसरे व्यक्ति के लिए फिर से ऐसी सज़ा नहीं मिलने, मतलब वो अपराध कम हो इस वृत्ति में थे। तो हो सकता था लोगों के अंदर भी ऐसा उस समय हो तो जो मृत व्यक्ति था उसकी वस्तुओं के, उसकी कुछ खास वस्तुएं होती थी, उनका वो लोग प्रयोग नहीं करते होंगे किसी अंधविश्वास की वजह से या किसी मान्यता की वजह से। ये एक अनुमान लगा सकते, बाकी निश्चित हम नहीं कह सकते। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले। क्या मिले? 3 छल्ले। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारा ये, जिसमें जैस्पर एक प्रकार का उपरंत के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म यानी छोटे मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ, अभी ये दिखाऊंगा, अभी दर्पण यानी कांच को कहते हैं, उस समय जो मुंह देखने के लिए होता है वो दर्पण होता है, तो उस समय ऐसे होते थे, मैं अभी आपको साइड में दिखाऊंगा। तो तांबे का बना होता था जिस पर मुंह देख करके व्यक्ति अपना क्या करता था, श्रृंगार करते थे। कुल मिलाकर ऐसा लगता है हड़प्पा के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में ज़्यादा विश्वास नहीं था, क्योंकि जो वस्तुएं मिली है तो कम मात्रा में ये सामान्य मिली है। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ वस्तुएं जो मृत व्यक्ति अपने जीवन में अधिकतर प्रयोग करता था उनको दफना दिया होगा। यहाँ साइड में पहले हम देख लेते हैं, ये एक जो तांबे का दर्पण मिला है हमें, यहाँ से ये देख सकते हैं। वर्तमान में क्योंकि काफ़ी समय दबा होने के कारण किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर से घिस देते हैं तो उसके अंदर व्यक्ति की क्या होती है, शक्ल यानी प्रतिकृति दिखना प्रारंभ हो जाती है। तो इस समाधान को आप गौर कीजिए। यहाँ ये आपके सामने जो यहाँ व्यक्ति का जो अंदर कब्र के अंदर जो दबाया गया था, और साइड में आप वस्तुएं देख सकते हैं, ये जो बर्तन वगैरह तो उनके सामने पड़े थे। एक और दूसरा समाधान भी हम देख लेते हैं। दूसरा वाला समाधान यहाँ पर दिया गया, जैसे ये मृत डेड बॉडी है और यहाँ भी आप देखो विभिन्न प्रकार के जो मृत भांडे, उन वस्तुओं को आप देख सकते हो। इनके बारे में बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं मिला है, तो ये हड़प्पाई समाधान है। इनके आधार पर थोड़ा बहुत हम मृतकों के साथ में कौन सी वस्तुएं रखते थे उनके बारे में। ये एक गर्त आवास है, यहाँ पर आप देखते हो ज़मीन के अंदर गड्ढा ये खोदा हुआ है और उसके अंदर ये सारी, ये इस कब्र के अंदर सब को दबा दिया और पास में इसकी वस्तुएं रखी गई हैं। यहाँ कुछ ऐसे आभूषण वगैरह जैसे कुछ दृष्टिगत होते हैं। अब सामाजिक जो विभिन्नताओं का पता करने वाला दूसरा पॉइंट है हमारा, वो है विलासिता की वस्तुओं की खोज। देखो विलासिता को वर्तमान में अगर हम अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिनकी मांग क्या होती है, आय के साथ बढ़ती है, यानी वो जरूरी नहीं होता है। जैसे कि आज हम देख सकते हैं, जैसे सेंट, स्प्रे जैसी चीज़ें होती है, तो व्यक्ति को पहली प्राथमिक आवश्यकता क्या होती है, उसकी रोटी कपड़ा मकान, उसको ही पूर्ति करता है। लेकिन जब जिसके पास में ज़्यादा आय होगी तो उन वस्तुओं की खोज करेगा। जैसे वर्तमान में हम मोबाइल का ही उदाहरण ले लेते हैं, सेल फोन का ही, जैसे आम जीवन की पहचान बन चुकी है, लेकिन सामाजिक स्तर के अनुसार कई व्यक्ति अमुक जो छोटा वाला सेल फोन ही रखते हैं, लेकिन जिन व्यक्ति की पास में ज़्यादा उनकी आय होती है तो वो क्या करते हैं, स्मार्टफोन भी रखते हैं, अच्छे टच वाला और अधिक 40-50 हज़ार लाख की कीमत वाले। तो इससे भी
व्यक्ति को क्या हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है कि उसका सामाजिक स्तर कैसा होगा। या विलासिता को दूसरे शब्द में हम ऐसे कहें तो सुख भोग की जो अनुरक्ता होती है उससे समझ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा, माना कि आप कहीं जा रहे हो, आपको भूख लगी है, तो एक तो आप होटल में जाकर खाना खाते हो, सामान्य होटल में। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा तो आप 5 स्टार होटल में जाओगे जहाँ अच्छी प्रकार से एसी वगैरह चल रहे होंगे और विभिन्न प्रकार के उच्च स्तर के जो व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे। ये तो आपकी हो गई पहचान विलासिता की। तो ऐसे यहाँ कुछ वस्तुएं मिली और उनके हिसाब से क्या कर दिया गया है, इन लोगों की जो सामाजिक विभिन्नता है उनको स्पष्ट करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। ये सिर्फ एक प्रयास किया गया है। अब इस तरीके की वहाँ वस्तुएं थी या नहीं थी, उनके बारे में हम निश्चित रूप से किसी मत पर जाना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। तो सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पूरा वस्तुओं का, पूरा यानी जो पुरानी चीज़ें जो खुदाई से मिले, जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में बांटते। एक तो होता उपयोगी जो सामान्य उपयोग में लेने वाले, और दूसरी विलास की यानी जिनको अगर नहीं भी खरीदा जाए या नहीं भी हो वस्तु तो उनसे काम चल जाएगा। तो ऐसी वस्तुओं की बात की। पहले वर्ग में उपयोगी चीज़ें वो जो रोज़मर्रा के उपयोग, इन्हें रोज़ाना ज़िंदगी के अंदर हम काम के लिए प्रयोग करते हैं, वो चीज़ें तो हमारे लिए ज़रूरी है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो रोज़मर्रा के लिए हमें रोज़ाना ज़रूरत चाहिए, नहीं रोज़ ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत नहीं होती। वो वस्तुएं हम कम खरीदते हैं जब आय बढ़ती है। तब क्या होती है, जिनकी मांग कब होती है, जब आय बढ़ती है तभी व्यक्ति उनको क्या करता है, खरीदता है। जिन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता, वो तो रोज़मर्रा की यानी हमेशा या प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुएं। इनमें चक्कियाँ होती है, तो देखो जो आटा वगैरह के लिए, अभी जैसे वर्तमान में तो हम चक्कियाँ जो विद्युत से चलने वाली, लेकिन घरों के अंदर जब हाथ से चलाने वाली आटा चक्की होती थी, या जिसको घटी हम कहते हैं स्थानीय भाषा के अंदर, घर घंटी भी कह सकते हैं, तो उनके लिए क्या करता था, उनके लिए रोजाना व्यक्ति को क्या करना, सुबह सुबह होते ही खड़े होते सबसे पहले उसमें क्या होता था, अनाज पीसना होता था। तो वैसे ही मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आदि के लिए क्या होते थे, काम में आते थे। सुइयाँ होती थी, धागे। और झावा क्या होता है, ये भी एक प्रकार का खुरदरा पत्थर होता है, वर्तमान के अंदर भी हम खूब प्रयोग करते हैं। जैसे अब सर्दियों के अंदर हमारे पैर की जो एड़ियाँ वगैरह फट जाती है, या हाथ पैर वगैरह काले, विशेषकर महिलाएं इसको ज़्यादा प्रयोग करती है, उसके ऊपर घिस कर के क्या किया जाता है, शरीर के ऊपर से जो मृत जो कोशिकाएं होती है, या फिर जो काला आवरण जिसको जो धूल मिट्टी आदि जमा हो जाती है, मैल वगैरह, उसको क्या करते हैं, उससे साफ करने में ये प्रयोग लिया जाता था। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र मिली, मतलब ये सामान्य लोग थे, रोजमर्रा की जिंदगी की बातें थी। पुरातत्वविद इन वस्तुओं को कीमती मानते। उन वस्तुओं को देखो अलग अलग नज़रिया होता हर समय देखने का। मैं कई बार आपको बताया भी था कि जब एल्यूमिनियम की खोज हुई थी तो एल्यूमिनियम की बहुत डिमांड थी, है ना। जैसे नेपोलियन जैसा तो क्या करता था, उससे मिलने के लिए आने वाले व्यक्तियों को, सॉरी अपने हिटलर, नेपोलियन नहीं, हिटलर जो था वो अपने आने वाले मेहमानों के लिए क्या करता था, उसके एल्यूमिनियम के बर्तनों के अंदर भी क्या करता, उनके लिए जो हर प्रकार के जैसे पेय पदार्थ, भोज्य पदार्थ उसको परोसता था। तो ऐसे ही वस्तुओं का या तो एक तो कम मात्रा में मिलना या दूर देश में मिलना, तो वो वस्तुएं क्या होगी, महंगी होगी। तो उसी आधार पर पुरातत्वविद यह मानते कि इन वस्तुओं को कीमती मानते जो दुर्लभ हो, यानी जो प्राप्त बड़ी कठिनाई से हो, या महंगी हो, जिनका मूल्य ज़्यादा हो। जैसे आप देखते हो वर्तमान में सोना वगैरह, ऐसे प्लेटिनम जिनकी बहुत ज़्यादा महंगाई है। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध हो, यानी जिस क्षेत्र में मिलती नहीं है, स्थानीय स्तर पर नहीं मिलती। जैसे आप किसी क्षेत्र में रहते हो तो उस क्षेत्र में जो वस्तुएं नहीं मिलती और दूसरे क्षेत्रों से मंगवाई जाती, तो वो वस्तुएं क्या होगी, महंगी होगी। अथवा जटिल तकनीकी से, यानी उसमें कार्य बड़ी तकनीकी की जटिलता से किया गया हो, तो ऐसी वस्तुएं क्या होगी, महंगी होगी। इस प्रकार एक है फ्यांस। अब इस साइड में हम देखेंगे आपको, घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। ये छोटे पर संभवत कीमती माने जाते क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। ये ही रहा आपका सामने, ये फ्यांस है। ये साइड में आप देख सकते हो, ये फ्यांस से बना पात्र। तो ये कहीं कहीं जगह मिला है, और विदेशी व्यापार में कई मेसोपोटामिया के नगरों में भी कई जगह ये प्राप्त हुआ। ये दिलमन से भी मिला है। तो ये विशेष प्रकार इसको बनाने में थोड़ी क्या थी, ज़्यादा कठिनाई थी, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी का भी एक बड़ा मोटा आवरण, और जिसमें से इसमें कुछ तरल पदार्थ भर दे तो वो बाहर नहीं निकले,
तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जिसको बनाने में ज़्यादा समस्या होती है या मेहनत ज़्यादा लगती है या तकनीकी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम किस में मानेंगे? कीमती वस्तुओं के अंदर शामिल करेंगे। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ, है ना, जो धागा बनाने के लिए, जो फायन जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी हैं, मिलती हैं। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यहाँ ये पूछा है कि जैसे फायंस को अगर आप दुर्लभ मानते हो, तो कुछ तकलियाँ जो धागा वगैरह बनाने के लिए, तो वो इसी के लिए बनी थी। तो क्या हम इसको उपयोगी वस्तुएं मानेंगे या विलास की वस्तुओं के अंदर शामिल करेंगे? तो देखो यहाँ ये कहना कठिन होगा कि ये किस में उपयोगी है, विलास की, क्योंकि ऐसी तकलियाँ, एक तो हमें ये साक्ष्य नहीं मिला, हर घरों से तो ऐसी मिली नहीं है तकलियाँ, या फिर कहीं एक जगह ही इनका काम होता, ऐसा भी कुछ नहीं मिला है। तो इस आधार पर हम कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होते हैं और इसके लिए जो आने वाले समय में और ज़्यादा खोज की क्या है, ज़रूरत है। यदि हम ऐसी पूरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित थी, बाकी छोटी बस्तियों में हमें नहीं मिली। छोटी बस्तियों में विरले, विरले का मतलब है बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या होती है, मिलती। उदाहरण के लिए जैसे फ्यांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्य पात्रों के किसके रूप में, सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयोग होते थे, मतलब इसमें जो सुगंधित द्रव्य हैं वो भरे जाते थे। अधिकांश हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिले, जबकि कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से तो ये बिल्कुल नहीं मिले। तो इसका मतलब है जैसे कालीबंगा को इसीलिए तो एक गरीब सभ्यता के नाम से भी तो जाना जाता है ना। तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया। जैसे आज हम भारत के अंदर बड़े बड़े शहर देख लेते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, या विश्व स्तर पर देखते हैं तो पेरिस, लंदन जैसे, तो इन शहरों की पहचान किस आधार पर होती है? क्योंकि वहाँ उनकी जो वस्तुएं हैं, विलासिता की वस्तुएं अलग अलग प्रकार की प्रयोग होती हैं। तो वैसे ही उस समय की ये महत्वपूर्ण नगर कौन थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो अच्छे समृद्ध नगर थे, जबकि कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियां थी वो उतनी समृद्ध नहीं थी। सोना भी उस समय दुर्लभ था और संभवतः आज की तरह ही क्या था, कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णाभूषण में यानी सोने के जो आभूषण हैं उनमें संशयों से प्राप्त हुए। देखो संशय क्या है, इसको मैं थोड़ा साइड में हम स्पष्ट कर लेते हैं। संशय शब्द लोगों द्वारा क्या किया, सावधानी पूर्वक अधिकांश पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता। ऐसे संशय आभूषण के हो सकते हैं अथवा धातुकर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल गई वस्तु। अब देखो अलग अलग, अब देखो संशय का मतलब एकत्रित करके रखना है ना, एक जगह इकट्ठा करके सावधानी पूर्वक रखना। आप भी देखते हो वर्तमान समय और कुछ वर्तमान में, चलो बैंक वगैरह आ गई, लोग धन इधर उधर लॉकर्स में रख लेते हैं या बैंकों में पैसे, तो पहले ऐसा होता नहीं था। तो गहने वगैरह वगैरह लोग क्या करते थे, गहने हो, पैसे हो, या ऐसे बहुमूल्य कोई भी धातुएं हो, तो उनको किसी मिट्टी के बर्तन आदि में डाल करके ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। अब वो ज़मीन के अंदर पड़ी रहती थी वो चीज़ें। या फिर जो धातु कर्मी थे, यानी जो धातु का काम करने वाले लोग थे, वो भी बाद में किसी मूल्य जिसकी अभी आवश्यकता नहीं, तो उस धातु को क्या करते थे, वो ज़मीन में गाड़ देते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी तब उसको वापस निकाल, लेकिन किसी कारणवश मूल स्वामियों ने उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया। तो या तो वो मर गए होंगे या उन्होंने किसी को, मर तो गए होंगे लेकिन उन्होंने मरने से पहले किसी को बताया नहीं होगा, या वो खुद भूल गए होंगे। तो इससे क्या होता था, वो तब तक अपने स्थान पर पड़े ही रहते हैं, वो ज़मीन के अंदर गड़ी रहती थी जब तक कोई पुरातत्वविद उसे खोज नहीं निकालता। तो ऐसी खोज से काफ़ी सारे हमें साक्ष्य वहाँ से मिले हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोग ऐसी कीमती चीज़ों को ज़मीन के अंदर, तो इससे भी सामाजिक स्तर का क्या हो जाता है, निर्धारण हो जाता है कि जिस घरों में या जहाँ से हमें ऐसी ज़मीन के अंदर जो बहुमूल्य ये धातुएं मिली है, ज़मीन के अंदर संशय मिला है जिनका, तो उनकी सामाजिक स्थिति भी क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट संख्या 5 है, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब शिल्प उत्पादन का जो है उसके बारे में क्या क्या थी उसको देखते। तो मानचित्र नंबर 1 में चंद उदड़ों को चिन्हित कीजिए। तो अब पहले तो हम क्या देख लेते हैं, चंद्रदुड़ो का मानचित्र देखेंगे। ये मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो 125 हेक्टर में फैला था, की तुलना बहुत छोटी, यानी ये 7 हेक्टर की बस्ती थी जो लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन की, यहाँ मतलब औद्योगिक गतिविधियाँ यहाँ पर ज़्यादा होती थी। और इन शिल्प कार्यों में क्या होता था, मनके बनाए जाते थे, शंख की कटाई, धातु क्रम, होन निर्माण, बाट बनाना,
आदि ये कार्य सारे यहाँ पर क्या होते थे, संपन्न होते थे। कहाँ पर होते थे संपन्न? चंदोदड़ो के अंदर, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, इसका केंद्र के रूप में हमें चंदोदड़ो प्राप्त हुआ। तो चलो मैं आपको पहले मैप की तरफ ले चलता हूँ। अब यहाँ पर हम मैप के अंदर देखेंगे, ये स्थान है चंदोदड़ो, ये नागेश्वर, इनका बार बार जिक्र आएगा। ये धोलावीरा चंदोदड़ो वर्तमान जो सिंध पाकिस्तान के अंदर है। ये भी क्या है, जो सिंधु नदी है उसी के बाईं और बाएं तट पर ये अवस्थित हैं। इसकी खोज के बारे में कुछ मैं बातें कर लेता हूँ। जैसे इसकी खोज 1931 के अंदर जो एन.जी. मंजूमदार थे उन्होंने की थी। बाद में 1935 के अंदर जो अर्नेस्ट मैके थे उन्होंने भी इसका उत्खनन कार्य किया गया था। और ये किससे, यहाँ पर पहले चंदोदड़ो के आसपास में, या मतलब दो तरीके के हमें संस्कृति स्तर मिलते हैं। एक तो सैंधव संस्कृति से संबंधित स्तर हमें यहाँ से मिलते हैं। दूसरी जो संस्कृति यहाँ से मिलती है जिससे हम प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंदर है, और जिसका नाम है झुकर जाकर संस्कृति, तो उसके अवशेष भी हमें यहाँ से मिले। अब कुछ खास बातें इस चंदोदड़ो के बारे में भी जान लेते हैं। एक तो ये क्या था, एक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर था, जैसे अभी हमने देखा, और आगे और भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ मन के बनने के कार्य मिलते हैं। यहाँ सीप, अस्थि और मुद्रा का भी ये बड़ाई केंद्र था। यह इससे ये सिद्ध होता है कि चंदोदड़ो के जो निवासी थे वो क्या थे, कुशल कारीगर थे। चंदोदड़ो से हमें सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली, तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये एक औद्योगिक केंद्र था। और साथ में ये भी पता चलता है कि उस समय भी लोग सौंदर्य प्रसाधन में, यानी अपने शरीर को संजने संवारने में बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दिए थे। जो यहाँ से लिपस्टिक मिला है, कंगा मिला, उस्तरा मिला है, कागज मिला, पाउडर मिला है, तो बहुत सी। और इतने सबसे अति विशिष्ट सिंधु सभ्यता का ऐसा विशिष्ट स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से ईंट पर कुत्ते के, बिल्ली का पीछा करने के जो पद चिन्ह भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें अलंकृत हाथी का खिलौना भी मिलता है। यहाँ से एक सिक्के पर घड़ियाल भी मिलता है, मछलियाँ भी मिलती है। मिट्टी की जो पकी हुई पाइप नुमी जो नालियाँ होती उसका यहाँ हमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस चंदोदड़ो को क्या बनाती, बड़ी विशिष्ट बनाती हैं। तो अब मैं वापस आपको उसी चैप्टर पर ले चलता हूँ। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। मतलब इनमें भी क्या थी, एक जैसे नहीं थे, अलग अलग टाइप के बने हुए थे। जैसे कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का हुआ करता, ये सारे फोटो भी मैं दिखाऊंगा। जैस्पर, स्फटिक, वाटर और सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस जो हमने ऊपर देखा था, पक्की मिट्टी, सभी वस्तुओं का प्रयोग क्या था, मन के बनाने में होता था। तो इससे ही तो विविधताएं थी। अब देखो सामाजिक स्तर भी पता चल जाएगा। हालांकि वो टॉपिक अलग रह गया, लेकिन व्यक्ति किस प्रकार के गहने का प्रयोग करता था। वो पत्थर के बने पहनता था, सामान्य लोग ही पहनने ऐसे मिट्टी के बने गहने। और उच्च लिख तांबे, कांसे या बहुमूल्य सोने, शंख, फ्यांस और भी बहुत सारे, जैसे हमने यहाँ देखा था कार्नियल, ऐसे मूल्यवान एस्पेटिक, जैस्पर, ऐसे मूल्यवान जो पदार्थ होते थे उन्हीं के ही जो क्या करते थे, आभूषण प्रयोग में लेते थे। कुछ मन के दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर भी बनाए जाते थे। और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर भी मिले, अभी आपको बताऊंगा। तो उनमें भी सोने के टॉप का भी क्या होता था, प्रयोग होता था। इनके कई आकार होते थे, ये मतलब एक जैसे नहीं होते, चक्राकार भी होते थे, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार और खंडित प्रकार के भी होते थे। अब यहाँ पर आपको पहले दिखा देते हैं, ये साइड में यही आप देख सकते हो जो क्या है, मनकों की मालाएं। ये है ना, ये विभिन्न प्रकार की ये मनके हैं, ये अलग अलग टाइप के बने हुए। और ये सोने के क्या मिले, टॉप्स। और ये भी एक अलग टाइप की माला है। तो इसी टाइप के सोने के टॉप्स जैसे हैं, तो उनको पिरो करके बनाया गया। इसको छोटी गुड़ियाँ भी कह सकते हैं, इसको मनकों को हम गुड़ियों के नाम से। ये एक क्या है, इस टाइप का जो इनको मन के बनाने में काम आने वाला कोई क्या था, उस समय का औजार था। यहाँ आप देखिए इसको, है ना, बड़े स्पष्ट तरीके से आप देखिए। यही माला जो ये बीच में भाग है, ये कार्नेलियल के बने हुए अलग अलग टाइप की मालाएं। और किस तरीके से, अब गुड़ियाँ वही तो होती है, गुड़ियाँ ये जैसे ये भी ये है ना, ये ऐसे गोल टाइप, ये कार्नेलियल है। और गुड़ियाँ क्या होती है, जब मन का इस टाइप का मन का जिसके अंदर छेद करके ऊपर से घिस करके माला बनाई जाती थी, अलग अलग टाइप की माला। जैसे ये इसमें कुछ ये पत्थर आपको सोने टाइप के दिखते हैं, बीच में ये छोटे छोटे और स्तंभ भी डाले हुए। तो ऐसे इन सभी ये अलग अलग प्रकार के इन मालाओं को आप गौर से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उन लोगों को किस तरीके के आभूषण प्रयोग करते होंगे। दूसरा ये देख सकते हो, ये कार्नेलियल की माला, इसको आप स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हो। फिर आगे हम देखेंगे तो ये भी वही है, कार्नेलियल है, जिनको अलग अलग टाइप से आपको क्या किया गया, दर्शाया
गया है। यहाँ पर जो एक तो अभी मैंने शुरुआत बुलाई वही थी, और ये कुछ हाथ में पहने जाने वाले कंगन जैसे रहे होंगे। ये आप जो बड़ी टाइप से देख सकते हो, कार्नेलिया इस टाइप का लाल होता था, है ना। मतलब वैसे ये लाल नहीं होता था, लेकिन इसको घिस करके क्या बना दिया जाता, लाल बना दिया। ये आगे आएगा तब हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, पहले आप फोटो देख लीजिए। ऐसे ही कुछ ये डिजाइन वहाँ से मिले हैं हमें। ये कुछ और भी देख लीजिए जहाँ से गहनों के प्रकार मिले, है ना। तो ये विभिन्न प्रकार के धातुओं के वो लोग क्या थे, इस टाइप से गहनों का प्रयोग करते थे। यहाँ और साइड में हम देख लीजिए, ये क्या है, ये जो हड्डियों के यानी अस्थियों के जो औजार हैं वो मिले हमें वहाँ से, विभिन्न प्रकार के औजार जो बने हुए थे। यहाँ पर भी ये जो मनके बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के मनके, गुड़िया वगैरह जिसे कहते हैं हम, प्रयोग में लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से वहाँ पर ये उद्योग, जो मनका और आभूषण उद्योग, उन्नत अवस्था में रहा होगा। कुछ उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब जो खुदाई करके बनाए और चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया, और कुछ पर क्या थे, रेखा चित्र उकेरे गए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब रेखा चित्र क्या, यहाँ साइड में आप देख सकते हो, ये मिट्टी के जो बर्तन है, इस पर देखो विभिन्न प्रकार के डिजाइन, और इन कला से देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरीके से उस समय के लोग भी इतनी कला, जब आज जितनी उतनी तकनीकी थी, आपने जितने प्रकार के गहने देखे वर्तमान समय में बनाए जाते हैं, और उस समय आज जैसी ऐसी कोई मशीनों की कोई साक्ष्य नहीं मिले, फिर भी किस तरीके से लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़, और उनके अलावा उन मनकों पर भी क्या किया जाता था, वो कोई चित्र बनाते थे, कोई आकृतियाँ करते थे, कोई रेखा चित्र बनाते थे। यहाँ पर भी आप मिट्टी के इन बर्तनों को देखिए किस तरीके से इन पर डिजाइने की गई है, ऊपर ये बात देख सकते हो आप। तो इससे क्या होता, उन लोगों की कला की सूक्ष्मता को हम क्या करते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ की सभ्यता आर्थिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से, या कह सकते हैं तकनीकी की दृष्टि से कितनी कुशल रही होगी। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी, मतलब अलग अलग टाइप के पत्थर प्रयोग किए जाते थे। जैसे शैलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर होता था, इसे आसानी से कार्य किया जाता, मतलब जैसे इसको डालना होता था वैसे डाल सकते थे, और कोई भी वस्तु इससे हम बना सकते थे। कुछ मन के शैलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में, मतलब एक ढांचा बना, सांचा बना दिया जाता, जैसे आप फर्मा कह सकते हो। एक जैसी चीज़ें बनानी होती है तो व्यक्ति नहीं बना सकता बार बार उस चीज़ों को रखने के, जैसे आजकल सीमेंट वगैरह के ईंटें वगैरह बनाते, या और भी कोई सारी बाजार में एक जैसी वस्तु है, तो अधिकतर इन सांचों का ही प्रयोग किया जाता है। तो उसमें क्या होती है, जब द्रव वस्तु को डाल दिया जाता है या पिघलाकर धातु को डाल दिया जाता है, और फिर वो उससे ठोस हो जाती है, तो उस सांचे के अनुसार क्या कर लेती है, आकार ले लेती है। तो वैसे ही शैलखड़ी के सूरण के लेप से ऐसे सांचों में डालकर तैयार किए जाते थे, जिससे हमें उनकी बनावट एक जैसी देखने को मिलती है। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय जो आकार है, उनके विपरीत कई विविध आकारों के भी मन के, केवल ज्यामितीय आकार के नहीं, और भी अलग अलग टाइप के थे। शैलखड़ी के सूक्ष्म यानी बिल्कुल बारीक मन के कैसे बनाए जाते, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हो। पहेली मतलब पहेली वो होती है जिसे सुलझाया नहीं गया हो, तो एक अनसुलझी बात है ये। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों से ये दर्शाया गया कि कार्निल का जो लाल रंग वो पीले रंग के कच्चे माल, मतलब ये जो कार्निल होता था, ये जो अभी मैंने बड़ा वाला आप गेंद जैसा बताया था, ये कैसा होता था, लाल रंग का नहीं होता था, ये पीले रंग का होता था। लेकिन बाद में इसको घिसाई वगैरह पॉलिश वगैरह करके इसको किस तरह टाइप का बना दिया गया, लाल रंग का। जैसे वर्तमान में हीरा वगैरह की जो घिसाई करते हैं उनको किस तरीके से अन्य टाइप का बना दिया जाता है, या उसके ऊपर चमक वगैरह उकेर दी जाती हैं। उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों में आग को पकाकर प्राप्त किया जाता था, यानी अलग अलग तरीके से इसको गर्म भी किया जाता, और पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता। अपरिष्कृत मतलब अच्छी तरीके से जो नहीं था उसमें तोड़ा जाता, फिर उसको परिष्कृत किया जाता, फिर बारीकी से सलक मतलब जो ऊपर से खुरचन है वो खुरचन निकालते हैं। जब क्या करते हैं हम सैनी से हथौड़े से तोड़ते हैं ना, तो उसका जो चपटी कहते हैं ना वो निकल जाता है साइड से, तो वे उसे ही हम सलग कहते हैं। जैसे आप प्याज को देखोगे, प्याज सलग से बना तो किस तरीके से उसके ऊपर से आवरण हटता जाता है, तो वैसे ही वो हट करके उनको फिर क्या किया, अंतिम रूप दिया गया। फिर उसकी घिसाई करते हैं अच्छी तरीके से घिसाई करके, ताकि उस पर चमक आए। फिर पॉलिश किया जाता, तो पॉलिश से चमक और अच्छी हो जाए, फिर उसमें सेद किया जाता। इसके साथ ये प्रक्रिया फिर जा करके पूरी होती, तब वो एक मनका बनता था। मन के बनने के कारखाने हमें कहाँ से मिले, चंद उदड़ों से मिले। कहाँ से मिले, चंद उदड़, जो हमने पहले ही देखा था कि क्या था, एक सिंधु सभ्यता का एक प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र था। वैसे ही हमें लोथल जो कि गुजरात के अंदर अवस्थित है, कहाँ से मिले, लोथल से। लोथल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ इस बुक्स में तो आपको उतना नहीं आएगा, लेकिन जब भी
कभी हम देखेंगे, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल से। थोड़ी इससे पहले मैं लोथल के बारे में बात कर लेता हूँ। अब देखो, लोथल जो गुजरात के अहमदाबाद के ही ज़िले के अंदर पड़ता है। ये भोगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज करता थे HR राव, जिन्होंने 1957 में की थी। और ये भी एक जो ये चंद्रदड़ो जैसी क्या थी, एक औद्योगिक नगरी थी। और इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ये एक व्यापारिक बंदरगाह था। तो जब व्यापार वाला हम आगे पढ़ेंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण था। और लोथल के अंदर दो तरीके की चीज़ें मिली। जो अभी मैंने लास्ट वाला जो मैप दिखाया था ना, वो लोथल का ही था। जो अभी मैं आपको मनके वाला दिखा रहा था, जिसमें नावे वगैरह मकान वगैरह खड़े हैं, तो वो किसका था? लोथल का ही था। जिसमें उत्तरी दिशा की तरफ तो क्या था, ये मैं आपको चलो दोबारा वहाँ पर ले चलता हूँ। ये वाली जो बस्ती आप देखते हो ना, ये लोथल का ही है। तो इसका ये उत्तरी वाला भाग जो आप ये बसा देख रहे हो, ये तो क्या था? बाजार था। और इसके दक्षिण के साइड के, नहीं सॉरी, अपने ये, हाँ यहाँ पर ये देख सकते हो, ये दो, और इधर ये बंदरगाह आ रहे हैं, इधर भी ये जो नदी है उस नदी के अंदर से जा रहे हैं। तो इनमें दो टाइप देख सकते हो। एक तरफ तो क्या है? बाजार है, और दूसरी टाइप में क्या है? औद्योगिक केंद्र हैं, है ना। तो यहाँ पर ये दक्षिण के अंदर आप देख सकते हो, ये औद्योगिक केंद्र, ये बड़े बड़े मकान वगैरह देख सकते हो ना ये। और यहाँ पर ये जो आम रास्ता, और इसी रास्ते से छठा ये उत्तरी दिशा के अंदर क्या है? आप बाजार भी इसको देख सकते हो। इस तरीके से अलग अलग टाइप से ये बना हुआ था और बसा हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि जो लोथल है वहाँ से और क्या मिला। एक तो वो डॉकयार्ड अभी तो आपने देख लिया था, जो उस समय का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से फारस की मुद्रा मिली हमें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंध सभ्यता के अन्य सभी जगह मकानों के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, जबकि लोथल के अंदर कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क। के कारण भी था भाई, बंदरगाह सर था, फटाफट सामान लाना डालना ले जाना था। और इसके अलावा यहाँ पर जो लोथल के अंदर गढ़ी और नगर दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। और यहाँ की सबसे विशेष बात, डॉकयार्ड मिला है, यहाँ जहाज़ों की गोदी मिली है, विदेशी व्यापार का केंद्र है। धान यानी धान और जो बाजरा उसके साक्ष्य यहाँ से मिले। और पंचतंत्र की जो चालाक लोमड़ी वाली जो कहानी है वो भी हमें यहाँ से मिली है। युगल समाधियाँ मिली है, घोड़े की लघु मर्द मिनटी मिलती है, और एक जो मर्तबान है उसके ऊपर ये मिली है सारे। फिर चक्की के दो पार्ट मिले, हाथी दांत की स्केल मिली है, मिस्र के समान जो मम्मी है उसके प्रमाण मिले यहाँ से। तो ये बड़ी चीज़ें। और जल प्रबंध यानी जल निकासी की भी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मिली, और मिट्टी की बनी दो नाव भी यहाँ से मिली है। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जस्ट ही, जैसे नाव किस टाइप की होती थी, किस टाइप की इसकी बनी है। एक वेदिया हवन कुंड है, जिसमें पशुओं की हड्डियों से यहाँ पशु बलि के जो प्रमाण है उसके भी साक्ष्य हमें इसी और क्या करते हैं? दृष्टिगत करते हैं। तो बड़ा ही जो महत्वपूर्ण शहर था लोथल भी। अगले जिस केंद्र की तरफ हम बढ़ेंगे वो है हाल ही में जो धोलावीरा। धोलावीरा से छेद वाले विशेष उपकरण मिले। अब धोलावीरा आ गया तो इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे धोलावीरा का मतलब होता है सफ़ेद कुआं, ठीक है ना। ये भी गुजरात के अंदर जो कच्छ जिले के अंदर स्थित है। इसकी खोज RS बिष्ट द्वारा की गई। बाद में JP जोशी भी इससे संबंधित रहे हैं। और इसको यहाँ पर इसके पास एक मानसर है, जो भारत में अब तक सबसे बड़ा सिंधु नगर भी खोजा जाता है, माना जाता है। जो भी बातें ये अलग अलग। और भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशालतम जो नगर भी इस धोलावीरा को माना जाता है, जिसमें 4 विशालतम शहरों के अंदर मान सकते हैं कि एक तो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनेरीवाल, और जो चौथा कौन सा है वो धोलावीरा है। इसके अलावा यहाँ जो प्रभावशाली नगर नियोजन है उसकी भी व्यवस्था मिली है। पहले भी पार्ट में मैंने बताया था, यहाँ जो नगर के विभाजन है वो विभाजन के 3 भाग मिले। यानी एक तरफ दुर्ग वाला भाग है, एक तरफ जो निचला वाला सामान्य लोगों का, और बीच में एक मध्य नगर भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ बातें हैं। और परकोटेदार यहाँ चपरिदीय व्यवस्था मिली है। दुनिया का सबसे पुराना जो स्टेडियम है वो यहाँ से मिला है। और उन्नत जो जल प्रबंधन का यहाँ साक्ष्य मिला है। यहाँ से 16 जो कृत्रिम जलाशय मिले हैं बड़े बड़े, जिनमें क्या होता है, पानी का जल का संचयन किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हमें मिली है। इसके अलावा यहाँ से एक 17 अक्षरों का एक बड़ा अभिलेख में मिला है। नेवले की जो मूर्ति है वो भी हमें यहाँ से मिली है। तो बहुत सारी बातें हैं धोलावीरा से के बारे में। तो यहाँ से मतलब ये उस समय के चनूदड़ो, लोथल और धोलावीरा 3 औद्योगिक केंद्र थे।
यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर, जो मैंने अभी आपको बता दिया था, और बालाकोट को चिन्हित करें, तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप थी। और ये क्या करती थी, शंख से बनी वस्तु है जिनमें चूड़ियाँ, मैंने चूड़ियाँ भी अभी आपको बताई थी, करछियाँ, ये जो जो वर्तमान में होती है ना, जिससे किसी अंगारे वगैरह पहले के समय ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते थे, या घी वगैरह ऐसा कोई द्रव पदार्थ निकालने के लिए, जिससे अपनी मारवाड़ी भाषा में हमारे टीपरी जैसा कहते हो उसका होती थी। और पिचकारी क्या होती थी, ये किसी में जो जुड़ाई का काम किया जाता था, जैसे रत्न वस्त्र आदि पर जो जड़ाई का काम किया जाता उसे पिचकारी करते थे। ये वस्तुएं के निर्माण के क्या थे, विशिष्ट केंद्र थे, और जहाँ से ये माल दूसरी बस्तियों तक क्या किया जाता था, ले जाया जा सकता है। अभी आपको थोड़ा मैं एक बार फिर से मैप की तरफ ले चलता हूँ। ये है आपका मैप, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ये नागेश्वर गुजरात में ही है, और ये है बालाकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ये चन्नूदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, ये हमने पहले सारा देख लिया था। ये राखी गढ़ी वगैरह, यहाँ पर ये लोथल है ना, ये सारे के सारे केंद्र यहाँ पर गुजरात में अवस्थित हैं। तो अभी जैसा कि आपने देखा था, ये दोनों ही बस्तियां कहाँ थी, समुद्री किनारे पर थी, जहाँ से जो जलयानों के द्वारा, आगे और भी मैं स्पष्ट करूँगा, तो ये माल कहाँ से ले जाया जाता था, विदेशों में ले जाया जाता था, यानी दूसरे देशों के साथ इनके व्यापारिक संबंध। इसी प्रकार ये संभव है कि चनोदर और लोथल से तैयार माल यानी मन के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े केंद्रों तक पहुँचाए जाते हैं। आज भी आप देख सकते हो कई सारे नगर इंडस्ट्रीज होते हैं, वो उनकी बसावट अलग से है, और वहाँ से रिहायशी शहर अलग है, तो उन शहरों में लिए जाते, तो वैसा ही हो सकता था। यहाँ आप साइड में ये एक मरण मूर्ति देख सकते हो, ये मिट्टी की बनी हुई है, तो इससे भी उस समय के कारीगरों की जो कला है, उसकी कलाकृति को आप समझ सकते हो। अगला हमारा पॉइंट है, उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती थी। तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते, क्या, प्रस्तर पिंड यानी जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको ढूंढते थे, पूरे शंख मिल जाए, तांबा ऐसक जैसा कच्चा माल मिल जाए, ये तो तैयार ऐसक मतलब किसी वस्तु का कच्चा माल, या कोई औजार मिल जाए, या अपूर्ण वस्तु यानी आधी अधूरी जिनका पूरा निर्माण नहीं हुआ ऐसी, या त्याग दिया गया माल, जैसे कोई माल अनुपयोगी हो जाता है या कोई वस्तु बना जाते हैं वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसको क्या करता था, कारीगर अलग डाल देता, और तथा कूड़ा करकट। अब ऐसा तो होता नहीं कि सभी जगह एक जगह अलग से फेंक दिया, आज भी देखते हो कारखाने देखते हो तो उसी जगह जो उससे संबंधित कई प्रकार का कचरा या पत्थरों के टुकड़े वगैरह वो वहीं पड़े रहते हैं। इसके लिए आप किसी कारखाने का आप अवलोकन कर सकते हो जहाँ पत्थर का कार्य होता हो, मूर्ति वगैरह बननी खूब सारे, तो वहाँ पड़ा, तो उससे भी ये पता चलता है कि उत्पादन के वो क्षेत्र क्या रहे होंगे, उत्पादन के केंद्र रहेंगे। ये तो होता नहीं कि व्यक्ति कहीं और जगह जा करके उनको डाल देता होगा। यहाँ पर कुछ और भी हम बातें बहुत अच्छी तरीके से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से कूड़ा करकट जो मतलब कचरा बच जाता उसको डाल दिया था। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर क्या किए जाते, फेंक दिए जाते थे। तो वहाँ इसका ढेर मिला, तो इसका ढेर मिलने से ये सिद्ध हो जाता है कि वहाँ पर क्या था, ये किसी न किसी कार्य के जो उत्पादन की क्या था, केंद्र था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता, उनको फिर काम में नहीं लिया जाता था। बड़े टुकड़े ले लेते थे और छोटे जो वेस्ट निकल जाते थे उनको वहीं जहाँ काम करते थे लोग वहीं छोड़ देते थे। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी क्या था, शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पर भी होता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी होता था, लेकिन कहीं कम पैमाने पर, कहीं ज़्यादा। ये कुछ धातु के बर्तन मिले, इन्हें आप देख लीजिए, ये जो थाली मिली है वहाँ से ऐसी, ये तांबे और कांसे के बर्तन है। तो इससे भी आप बर्तनों से ये जो आप देख सकते हो इस तरीके का काम होता था। तो मतलब क्या था, वहाँ भी धातु उत्पादन का मुख्य केंद्र रहा होगा। अगला हम देखेंगे उपमहाद्वीप तथा उससे आगे से आने वाला महाद्वीप। तो उससे पहले उपमहाद्वीप, सबसे पहले आपको समझना, भारतीय इस परिदृश्य को उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उपमहाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप में स्थित एक ऐसा प्रदेश जो भौगोलिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय दृष्टि में स्वतःपूर्ण हो। ऐसा ही है भारत, जिसकी अलग सांस्कृतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से दूसरे क्षेत्रों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता। महाद्वीप अपनी अलग विशेषताएं, तो इसी में और उससे आगे यानी उपमहाद्वीप में और कहाँ कहाँ से माल आते थे। हड़प्पा वाले लोग भारतीय उपमहाद्वीप से भी माल मंगवाते और बाहर से भी। तो जो व्यापारिक केंद्र उनके अंदर हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, और कौन सी जगह से माल किस जगह से यहाँ पर मंगवाया जाता था व्यापार के लिए, यानी आयात किन किन चीज़ों का किया जाता था।
तो हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन जो हमने पूर्व देखे, इसके हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। मतलब इसके लिए कच्चा माल भी तो चाहिए, जो वहाँ सभी माल तो उपलब्ध नहीं था। उदाहरण के लिए जैसे नागेश्वर अपने मैप में पहले देखा था, और बालाकोट, जहाँ शंख आसानी, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है, दोनों तट पर स्थित होने से शंख वहाँ आसानी से उपलब्ध था और बस्तियां भी स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पूरा स्थल थे, जैसे सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुगई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग का जो लाजवर्द मणि, कौन सा मणि है, लाजवर्द मणि, जिसको हम दूसरे नाम से यानी लेपोसिस लाजुली के नाम से भी, लापिस लाजुली के नाम से भी इसे जानते, का सबसे अच्छा स्रोत था, यानी यहाँ मिलता था, उसके निकट स्थित था। तो मतलब, और लोथल जो कानेली है जो गुजरात में बड़ौद जिले में स्थित है, और सेलकड़ी जो दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और धातु राजस्थान के अन्य स्रोतों के निकट थे। मतलब क्या होता है, वर्तमान आधुनिक ढंग जैसे भी उस समय के लोग भी विचार करते थे, यानी अधिकतर जो उत्पादन के जो केंद्र थे या औद्योगिक नगर थे या उनके कारखाने थे वहाँ स्थित हैं, जहाँ उनके लिए कच्चा माल नज़दीक के क्षेत्रों में सुलभ था। हमने कक्षा 11 के अंदर इतिहास में देखा था, जो औद्योगिक क्रांति वाले पार्ट के अंदर, तो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ जो कोयला और लोहे के उत्पादन क्षेत्र पास में थे। तो वैसा ही जहाँ से कच्चा माल मिलेगा, प्राप्त होगा, तो अधिकतर जो कारखानों वाले क्षेत्र उनके पास में होते। वर्तमान में भी हम देखते हैं, जैसे भारत के अंदर भी लौह इस्पात या और भी ऐसे कारखाने देखेंगे, अधिकतर किन क्षेत्रों पर होता है, जिन क्षेत्रों के आस पड़ोस में वो कच्चा माल प्राप्त होता था, उसी की यहाँ पर बात की गई है। तो आशा करता हूँ आप सारा समझ गए होंगे। कच्चा माल प्राप्त करने की अन्य नीति थी राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल, जो तांबे के लिए खेतड़ी कहाँ पर है, झुंझुनू, ये ताम्र नगरी के लिए तांबा नगरी के नाम से भी क्या की जाती है, जाती है। और दक्षिण भारत में सोने के लिए जो कोलार की खाने, दक्षिण भारत के अंदर जो कर्नाटक राज्य के अंदर जो कोलार की खाने, वहाँ से सोना मंगवाया जाता, जैसे अभियान पर भेजा। इन अभियानों के माध्यम से, अभियान मतलब ये जो व्यापारी कारवाई जाते थे और वहाँ से क्या करते थे, माल को, जो कच्चा माल होता था उसको लेकर आते थे। से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क हुआ, ऐसा तो नहीं कि ये जाते तो थे व्यापारी कारवा, लेकिन वो लेंगे तो कहाँ से, वहाँ से स्थानीय समुदाय से, जो वहाँ से खोद करके क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इनके आपस में भी व्यापारिक संपर्क थे। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाएं पूरा वस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक थी, क्योंकि जिन भी क्षेत्रों में, चाहे वो दक्षिण भारत में हो, खेतड़ी हो, वहाँ से कुछ ऐसी हड़प्पाई पूरा वस्तुएं मिली हैं जो हड़प्पाई नगरों में प्रयोग की जाती थी। तो इससे भी सिद्ध होता है कि यहाँ पर हड़प्पाई लोगों के साथ में इनका क्या था, व्यापारिक संबंध था। उस समय ऐसी कोई ज़्यादा तो नहीं, वस्तु विनिमय पद्धति पर ही व्यापार होता था, तो वस्तुओं का भी क्या किया गया, आदान प्रदान किया गया। खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों से पुरातत्वविदों ने गणेश्वर, जोधपुरा, अब देखो किसी क्षेत्र को एक नाम, जैसे खेतरी, झुंझुनू में गणेश्वर, सीकर और जोधपुरा जयपुर में, लेकिन देखो एक संस्कृति जिसमें एक ही जैसे प्रमाण मिले, तो उस पूरे को क्या, उस संस्कृति का, इलाके को वही नाम, तो इसलिए इस संस्कृति को जिसका केंद्र कौन है, गणेश्वर और जोधपुरा, तो इसको नाम वैसा ही दे दिया गया। जैसे हड़प्पा संस्कृति के तो बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई है और इसका केंद्र होने के कारण इसको हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, वैसे इसका नाम दिया गया। इस संस्कृति के विदेश मृदबाण हड़प्पाई मृदबाणों से भिन्न, अलग कौन सी, गणेश्वर, जोधपुरा, क्योंकि ये इससे अलग सभ्यता थे। यहाँ से तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली, यहाँ गणेश्वर से बहुत बड़ी मात्रा में मिली, इसी कारण तो इसको तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या करते थे, तांबा भेजने का काम करते थे, यानी हड़प्पा वाले लोग यहाँ से तांबा आयात करते थे। अब हम इस मैप को देख लेते हैं। फिर कुछ व्यापारिक जो चीज़ें में नावें वगैरह किस टाइप की होती थी वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। अब ये मैप है, इस मैप में इधर वाला जो इलाका ये उस समय का भारत है, हालांकि ये यहाँ से आप वर्तमान जो पाकिस्तान के अंदर है, तो ये इलाका है भारत वाला। ये अरब सागर है, यहाँ पर आपका लाल सागर, ये फारस की खाड़ी, इधर भूमध्य सागर, ये कैस्पियन सागर। और जो यहाँ पर इसमें संकेतक दिए, ठीक है ना, ये नीचे आप देख सकते हो, ये तो बाद में हम चलो पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो जो केंद्र है जहाँ हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संपर्क था, ठीक है, ये मेलुआ, जो यहाँ पर जो, जैसे ये मेसोपोटामिया, यहाँ से इनके बीच में व्यापार होता था। तो मेसोपोटामिया का एक शासक था सारगोन, तो सारगोन के अभिलेख में जो सिंधु सभ्यता के लिए क्या हुआ है, मेलुआ शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसके अंदर काफ़ी सारी वस्तुएं और कहाँ कहाँ से व्यापार होता था, जैसे यहाँ दिलमन से, मगान से जो व्यापार होता था, उन क्षेत्रों का भी यहाँ पर क्या मिला उल्लेख। इसके अलावा रसाल, जनेज है, यहाँ देखो लोथल आ गया, यहाँ सुत कांगे डोर है, फिर इधर टैप यह है,
तो ये उस समय के व्यापारिक केंद्र थे। इधर ये उर और यहाँ पर उरुक नगर। देखो कक्षा 12 की जो राजस्थान बोर्ड में अभी चल रही थी उसमें उपनगर, ये उप नहीं है, वहाँ मिसप्रिंट, और ये सारी की सारी संस्कृति कौन सी, मेसोपोटामिया संस्कृति या सभ्यता है। फिर इधर यहाँ शहर है सोख्ता, इनके साथ भी व्यापारिक संपर्क था। फिर यहाँ से तुरान, अल्तिस, यानी यहाँ से जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था, फिर कैस्पियन सागर से आगे भी ये माल को ले जाया करते होंगे। और ये सारा का सारा जो क्षेत्र है ना, इसको हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये ओमान वाला क्षेत्र है, इधर यमन पड़ता है, और यहाँ पर ही ये जो दिलमुन के पास ही बहरीन द्वीप पड़ता है। तो इन क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क थे। तो इस लोथल के आप चित्र को एक बार फिर से हमें देखना है। यहाँ देखो व्यापारिक जहाज वगैरह खड़े, इधर भी आप देख सकते हो नदी वाले जल में, और यहाँ पर देखो चिमनियाँ वगैरह ये दिख रही। तो यहाँ से भी क्या था, बड़ी यहाँ बैलगाड़ियाँ वगैरह सड़कों पर चलते हुए आप देख सकते हो। तो उनसे क्या होता था, यहाँ विदेशी व्यापार हुआ करता था। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है एक नाव का जो खिलौना मिला है, जो क्या मिला, नाव टाइप का खिलौना मिला। तो इससे भी उस समय के व्यापार के लिए जो नावों का प्रयोग किया। यहाँ आप देख सकते हो ये हालांकि ये उस समय का नहीं है, लेकिन इसी टाइप से उस समय भी व्यापार होता होगा। जैसे यहाँ पर इसी टाइप के जो बजरे हैं, ये बजरे वहाँ से हमें प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से उस समय के सिंधु सभ्यता के लोग भी व्यापार, या मतलब इतने विशाल होते थे, यहाँ बैलगाड़ी वगैरह लाए। तो यहाँ से क्या आता था, जो ऊँटों को देखो ऊपर चढ़ाया जा रहा है, मतलब ऊँटों सहित ये सारा माल यहाँ भर दिया है, उसको फिर इस नदी से पार करके आगे वाले क्षेत्रों में इसको क्या किया जाता, पहुँचाया जाता। हमने मैप के अंदर जो देखा था, जो स्थलीय भाग थे, तो वहाँ भी बीच में नदियों को इसी टाइप से पार किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ तो इसमें भी ये क्या है, सेल बोट है। तो सेल बोट के माध्यम से भी क्या होता था, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो ये विदेशी व्यापार है, उस विदेशी व्यापार क्या होता था, संपन्न होता था। बड़ी मज़ेदार इस चीज़ को आप देखिए यहाँ पर, है ना। ये जो वहाँ पर काफ़ी जगह ऐसी नाव की क्या मिली, आकृति हमें मिली। यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ पर जो इसका लंगर वगैरह गाड़ना, इसके ऊपर चित्रकारी, और इसी से ये प्रतिकृति बनाई है इस टाइप की। ये बाद में बनाई गई, लेकिन कहा कि ऐसे ही प्रतिकृति होगी उस समय, और इसी प्रकार की जो नावें हैं, उन नावों का प्रयोग कौन करते होंगे, हड़प्पाई लोग करते होंगे। कुछ और इसी प्रकार की नावों का हम साक्ष्य आगे भी देखेंगे। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित मतलब इशारा करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर स्थित ओमान से मिला है, जैसा कि मैंने आपको मैप के अंदर दिखाया था। वैसे तांबा खेतड़ी राजस्थान, इसके अलावा जो झुंझुनू जिले के अंदर जिसको कहीं खेतड़ी कहीं खेतरी नाम भी मिलता है, इसके अलावा जो कहाँ से होता था, अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर से, फिर बलूचिस्तान से भी लाया जाता था, ऐसे भी हमें साक्ष्य मिले। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पूरा वस्तु दोनों में निकल के अंश मिले। तो इससे मतलब क्या, तो इससे मतलब ये जाता दोनों का साझा उद्भव, मतलब जो हड़प्पाई पूरा वस्तुएं थी और ओमान के अंदर जो दोनों जगह जो तांबे की वस्तुएं थी, उनके लिए जो तांबा यानी कच्चा माल वो किसी एक स्थान से लिया गया। साझा उद्भव का मतलब है उनके लिए जो कच्चा माल है वो किसी एक स्थान से लिया गया है। तो इनसे भी ये सिद्ध करता है कि जो दक्षिण पश्चिमी छोर वाला अरब प्रायद्वीप है, वहाँ से क्या किया जाता था, जो तांबे का आयात किया जाता था। तो इस और ये क्या करते, संकेत करते। संपर्क के और भी संकेत मिले। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र या एक घड़पा, जिससे एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान मिला, अभी आपको दिखाऊंगा, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, और ओमानी स्थलों से भी ऐसी मोटी परत वाले तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। मतलब ऐसे मर्तबान ओमान से मिला है, जिनके अंदर क्या होता है, मिट्टी का बर्तन बनाकर ऊपर जो मिट्टी की एक मोटी परत लगा, ताकि उसमें तरल पदार्थ वो उसमें से रिसाव नहीं हो, मतलब लीकेज नहीं हो, और उसके माध्यम से इनको भर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता हो। हमें ये पता नहीं कि इन पात्रों में क्या रखा जाता। संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से क्या करते थे, विनिमय मतलब क्या करते थे, लेन देन करते थे, आदान प्रदान करते थे। तो हड़प्पाई लोग ऐसे ही कोई पदार्थ बनाते होंगे, जो यहाँ साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, यही है, ये ओमान में मिला एक हड़प्पाई मृदबांड है। तो ऐसा ही आप वहाँ के लोग हड़प्पाई लोग क्या करते थे, इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार कुछ द्रव्य वगैरह जो प्रयोग में करके वो कहाँ भेजते थे, ओमान, और ओमान से इसके बदले में वो क्या करते थे, तांबा प्राप्त करते। क्योंकि उस समय वर्तमान जैसी मुद्रा प्रणाली तो थी नहीं, तो इसलिए उनके व्यापार के लिए क्या करते होंगे, वस्तु विनिमय का ही प्रयोग करते। तो इसी विनिमय के माध्यम से इसी माध्यम से क्या करते थे, तांबा वहाँ से प्राप्त करते थे। थोड़ा सा ही बस है अभी, है ना, थोड़ा आज ज़्यादा हो गया है, अभी 1 घंटे का लगभग ये पूरा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों
जो हड़प्पाई एक विशिष्ट बेलनाकार मोहर है, परंतु इस पर बने कुबड़दार वर्षभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया। ये कहाँ की है? मेसोपोटामिया। यहाँ देख सकते हो ये कुबड़ वाला बेल इसमें भी है, तो दोनों जगह लिया, तो इससे भी सिद्ध होता है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ कुबड़ वाला बेल है, इस पर भी ये है, यहाँ पर भी थोड़ा अंकन है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संपर्क थे। तो इसी कारण जो हड़प्पाई कुबड़दार वर्षभ था, जिसको मेसोपोटामिया के मुद्रा पर यह भी क्या मिला है? स्थान मिला है। थोड़ा इसको झूम कर लेते हैं, अब इसको पढ़ते हैं फिर। तीसरी सहस्त्राब्दी यानी 3000 ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेख में मगान, जो हमने देख लिया था अभी मानचित्र मगान, जो संवत ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र में तांबे के आवागमन के संदर्भ में भी हमें मिलते, वहाँ से साक्ष्य मिले। रोचक बात क्या ये है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। तो मतलब क्या हो गया, जो ओमान, मेसोपोटामिया और जो सिंधु सभ्यता, उनके बीच में आपस में क्या थे? व्यापारिक संपर्क थे। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो दिलमन वगैरह थे या ओमान थे या बहरीन तट था, ये क्या करते थे? बीच में जो मध्यस्थता का काम करते हैं, किसके? मेलुआ यानी सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में ये मध्यस्थता का कार्य करते थे, यानी दलाली का काम करते थे। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर से संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, जो आगे और हम देख लेंगे, बाढ़ जो पिछले चैप्टर में देखा था, पासे और मन के शामिल है। इस संदर्भ में हमें यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन में संभवतः ये बहरीन द्वीप को कहा जाता है। मैंने आपको मानचित्र में अभी समझाया था। मगान तथा मेलुआ शब्द हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द थे। ये मेलुआ शब्द हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया, किसमें? जो मेसोपोटामिया का शासक था सारगोन, उसके अभिलेख से हमें मिला है, जिसमें उसमें ये दिलमुन और मगन, ये बीच के जो मध्यवर्ती है या जो मध्यस्थता करने वाले नगरों का क्या है? उल्लेख किया मिलता है। तो इस नामक क्षेत्रों के संपर्क की क्या मिलती चाल, यानी आपस में इनके व्यापारिक संपर्क रहे होंगे। ये लेख मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करता है। कौन सा? जो ये मेसोपोटामिया के सारगोन शासक था उसका लेख कि उल्लेख करता। उसमें क्या था? कार्नियल था, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां, उनका वो क्या करते थे? मेलुआ से आयात करते थे। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिक मिथक बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ रास प्रसाद में। मतलब इस पक्षी को, इस हाजा पक्षी क्या है, इसके बारे में इतना कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है, और नहीं पुरातत्वविद भी इस और कोई समझ पाए कि हाजा पक्षी कौन सा और कैसा पक्षी होगा, जिसकी आवाज़ राज प्रसाद मतलब महल होता था, उस महल में सुनाई दे। मतलब ये इसका पुरातत्वविदों ने हाजा पक्षी को कहा था कि ये मोर पक्षी होगा, क्योंकि मोर पक्षी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और जब ये अच्छी सुरीली आवाज़ भी बोलता है तो ऐसा कहा गया होगा। और वैसे हम जानते हैं कि उस समय मोरों का भी व्यापार के रूप में आदान प्रदान रहा होगा। मौर्य काल में भी ऐसा देखते हैं हम कि जब मोर का क्या होता, व्यापारिक वस्तु के रूप में होता प्रयोग। वर्तमान संदर्भ के अंदर हम देखें, इसके बारे में संभवतः कहा जाता है कि ये जो नाम है इसको उसकी आवाज़ से मिला हो, जिसके माध्यम से उसे हाजा पक्षी कहा जाता। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इनके बीच में किसे? समुद्र के माध्यम से संपर्क होता, जैसे नाव से। और मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को किसका देश कहा गया? नाविकों का देश। जैसे हड़प्पा वाले फोटो में बाद में आपने और भी मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर ये दृष्टिगत। इसके अतिरिक्त मोरों पर भी जहाज़ों और आदि के जो नावों के चित्रांकन मिले। यहाँ देख सकते हो ये वाली जो एक बहरीन के अंदर मिली है गोलाकार, जो फारस की खाड़ी प्रकार की एक मोर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण। हड़प्पाई मानक क्या था? 1:2:4 इस तरीके के मानक पर थे। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये नाव की प्रतिकृति यहाँ पर बनी हुई है, और दूसरी नाव की चित्र वाला एक मोर भी वहाँ से मिली। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये मैंने हालांकि उसमें आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले जब मैंने नाव वाले भाग में, तो ये यहाँ पर नाव बनी है, वही फ़ोटो जिसके ऊपर उसी तरीके का अंकन किया गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे किस तरीके से हड़प्पाई लोगों का जो अन्य क्षेत्रों के साथ, मेसोपोटामिया आदि के साथ व्यापारिक संपर्क था। नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्य लिपि, बाट आदि के बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन अच्छी तरीके से आप समझे, और इसी तरीके से आपको समझाया जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से अब आपको इतिहास को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।